हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है जानवी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर। मैं दीपक प्रजापति तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को देखा और मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार पाकर। और आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज दोस्तों मैं एक नया प्रोग्राम आपके सामने लेकर आया हूँ जावा में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट नंबर है अथवा नहीं। सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट नंबर के बारे में समझा देता हूँ कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वह नंबर होता है जिसके सभी फैक्टर्स का सम, ठीक है, उस नंबर को छोड़कर। जैसे मान लीजिए आपने लिया 5, तो 5 को छोड़कर, अब 5 तो एक प्राइम नंबर होता है तो उसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे आपने लिया 6, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और खुद 6। तो 6 को छोड़कर यानी कि 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6। तो इसका मतलब 6 कैसा, 6 के जो फैक्टर हो गए उनका योग क्या हो गया? 6 के बराबर हो गया। इसका मतलब 6 एक कौन सा नंबर हो गया? एक परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे जैसे कि 9, तो 9 में केवल 1 और +3 आता है, तो 1 + 3 कितना होता है दोस्तों? 4। तो यानी कि 4 9 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे 12, तो 12 में हम देखेंगे जैसे हमने लिया एक नंबर 12। ओके, तो हमने यहाँ पर एक नंबर 12 ले लेते हैं और 12 में हम देखेंगे कि 12 परफेक्ट नंबर है या नहीं। ठीक है, 12 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो 12 है वो परफेक्ट नंबर कैसे होगा, अगर होगा तो कैसे। तो सबसे पहले परफेक्ट नंबर के अपन देखेंगे फैक्टर कौन कौन से होंगे। 1 + 2 + 3 + 4 परफेक्ट, सॉरी, इसके फैक्टर नंबर्स का मतलब होता है कि दोस्तों कि इसको विभाजित करने वाले सभी नंबर्स वो इसके फैक्टर्स नंबर कहलाएंगे। जैसे 12 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। अब हम देखेंगे क्या इन सभी फैक्टर्स यानी कि इन जो सभी डिजिट्स का सम अगर 12 है तो 12 फैक्टर नंबर है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए आप जोड़ कर देखिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 6 16। तो 16 12 के बराबर नहीं है, यानी कि 12 नॉट इक्वल्स टू 16, अथवा 12 फैक्टर नंबर नहीं है। तो अगला हम चेक करते हैं इसमें, जैसे कि एक नंबर होता है आपका 28। तो 28 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 4 +7 +14। ठीक है, तो ये जो 28 है, 28 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो हम देखेंगे इनको ऐड करके, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। यानी कि 28 और इसके फैक्टर का सम भी कितना आ रहा है? 28। इसका मतलब 28 इज अ फैक्टर नंबर, वो परफेक्ट नंबर, सॉरी, 28 एक परफेक्ट नंबर है। राइट। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर होता है। एक बार फिर से मैं परिभाषा बता देता हूं कि वह प्रत्येक नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़कर, ध्यान रखना, हम फैक्टर्स में उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, खुद नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल उस नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं एक्सक्लूडेड द नंबर। ठीक है, तो उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सभी फैक्टर्स का सम यदि नंबर के बराबर होता है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि परफेक्ट नंबर कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे दोस्तों कि हम परफेक्ट नंबर के जैसे निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को कैसे ज्ञात करेंगे।
तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। हम एक लूप चलाएंगे, वन से लेकर, हम एक लूप चला लेंगे यहाँ पर, वन से लेकर, वन से लेकर लेस एन तक। एन क्या है? ऐसा एन हमारे पास वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है अथवा नहीं। ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए ये लूप आप प्रोसेस कर रहे हो, आई के द्वारा प्रोसेस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वन से लेस एन तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस में आ गई? आई में। ठीक है। फिर हम इसमें, और नंबर अपने पास क्या है? एन। तो अब हम क्या करेंगे, आई से वन, वन से लेस एन तक की वैल्यू हमारे पास आई में आ चुकी है, तो हम एन को डिवाइड करके देखेंगे कितने से? आई से। और अगर इसका जो मॉड्यूलस, अगर इसका जो मॉड्यूलस ऑपरेटर इनकी, इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाता है। अर्थात मतलब क्या है कि एन आई की जिस भी वैल्यू से डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। इसी प्रकार हम सभी फैक्टर्स को, जैसे कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे एस इक्वल्स टू जीरो, और उसमें हम ऐड कर देंगे एस इक्वल टू एस प्लस आई। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास इसका ये कंडीशन दे देंगे हम इफ के अंदर, और केवल वही आई की वही वैल्यू एस में ऐड हो जाएंगी जो कि एन का, यानी कि हमारे पास जो नंबर होगा उसका फैक्टर होगी। इस तरह से हम उस नंबर के सभी फैक्टर्स को ज्ञात कर लेंगे। और चूंकि वो नंबर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही लेस एन ले चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है, लेस एन मतलब कि वो नंबर तक नहीं जाएगा, नंबर से पहले ही रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लेस एन यानी कि वो नंबर नहीं आएगा। तो इस तरह से उसके सभी फैक्टर्स का सम हम एस में निकाल लेंगे। फिर हम चेक कर लेंगे यदि एस की वैल्यू एन के बराबर होगी तो वो फैक्टर, तो वो परफेक्ट नंबर है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अब इसका हम कोड बनाते हैं, कोड जनरेट करते हैं। तो कोड जनरेट करने के लिए मैं सबसे पहले, जैसे कि हम इतने दिनों से सीख रहे हैं कि पाइथन में, सॉरी जावा में हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म का, ब्लू जे का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने डबल क्लिक करके ब्लू जे को ओपन कर लिया। ठीक है। ये हमने ब्लू जे को ओपन कर लिया दोस्त। ठीक। तो ये हमने ब्लू जे को ओपन कर लिया। अब हम इसकी कोड विंडो ओपन करेंगे। ठीक है। कोड विंडो हम इसकी ओपन करेंगे, तो कोड विंडो कैसे ओपन होगी इसकी? कोड विंडो ओपन करने के लिए हम इस पर देखिए, पहले ही हम ये एक्स वाई जेड क्लास का ले चुके हैं। आज हम प्रोजेक्ट बदल कर कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, पहले हमारे पास जो क्लोज है, ओपन है ऑलरेडी, उसको क्लोज कर दिया। फिर न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे हम, प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी क्लास का नाम या प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया परफेक्ट। परफेक्ट, बस केवल परफेक्ट दे देते हैं हम। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब फिर इसके बाद न्यू क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग, तो न्यू क्लास पर जाएंगे। और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वही हमारा क्लास का नाम होता है। तो हम यहाँ पर क्लास का नाम क्या ले लेंगे? परफेक्ट। क्लास का नाम भी हम क्या लेंगे? परफेक्ट, जो कि हमारी मेन क्लास होगी। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारी परफेक्ट नाम की क्लास बन चुकी है परफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। अब आप इसके लिए कोड ओपन करेंगे। तो कोड कैसे ओपन करते हैं? हमारे पास जो क्लास दिख रही है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी कोड विंडो में जितने भी कोड्स पहले से अवेलेबल होंगे उन सबको हम क्या कर देंगे? सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे, जो कि एक सैंपल कोड होता है। फिर हम यहाँ पर एक नया कोड लिखेंगे। तो नया कोड लिखने के लिए हम किस तरह से वर्क करेंगे नया कोड लिखने के लिए? जैसे कि हमने किया यहाँ पर, चूंकि हमें एक नंबर एंटर कराना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई भी नंबर एंटर कराते हैं, तो नंबर एंटर कराने के लिए हम या सबसे टॉप पर क्या करते हैं, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा जिस मेथड से हम, जिस भी तरीके से हम नंबर एंटर कराना चाहते हैं, हम उस मेथड को क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं या उस क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम स्कैनर क्लास के द्वारा हम नंबर को एंटर कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। फिर हम जावा की लाइब्रेरी में एंटर करेंगे। तो जावा की लाइब्रेरी से हमें कौन सा पैकेज, अब स्कैनर क्लास के लिए यूटिल पैकेज होता है, तो यूटिल डॉट स्कैनर, यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है। तो ये
यूटिल डॉट हम स्कैनर क्लास का यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद पब्लिक पब्लिक क्लास, यहाँ पर अपने पास मेन क्लास है ये। और मेन क्लास मैंने आपको पहले ही बताई थी, मेन क्लास हम परफेक्ट नाम से डिफाइन कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेन क्लास का नाम भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये कुछ मैंडेटरी आपके स्पेसिफिकेशन से डिक्लेरेशंस होते हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना ही होता है, ठीक है। और ये कौन सा किसके है, तो मैं पहले ही आपको पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में कि हम ये क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों हमारा मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद, यानी कि हमारी मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमारी जो क्लास है स्कैनर क्लास, उसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा स्कैनर, और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए स्कैनर। फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है। फिर इक्वल न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ओके। अब इसके बाद हम सबसे पहले नंबर एंटर कराएंगे। तो नंबर एंटर कराने से पहले हम नंबर एंटर कराएंगे। जैसे नंबर ले लिया, मान के चलो हमने एन में, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, एन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया, ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसमें हम इंटीजर नंबर एंटर कराने के लिए नेक्स्ट इंट मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारा इंट का आई कैपिटल होगा। और दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई भी गैप इसमें नहीं दिया है, तो आपको भी कोई गैप जनरेट नहीं करना है। और जो कैरेक्टर कैपिटल है उसको कैपिटल ही लिखना है, जो कैरेक्टर स्मॉल है उसको स्मॉल लिखना है, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में कैपिटल लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर हमेशा स्मॉल ही लिखा जाता है, ठीक है। अब नंबर एंटर कराने के बाद हम आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए आवश्यक जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उनको पहले डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। ये अभी हमने एक मैसेज नहीं दिया है, अब ये डायरेक्ट नंबर लेगा बिना किसी मैसेज के। आप चाहो तो इसमें मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो। मैसेज प्रिंट कराने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पर आप मैसेज, जो भी मैसेज होगा आप लिख सकते हो, जैसे एंटर एनी नंबर। ओके। आपका जो भी मैसेज होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये हमने नंबर एंटर करा लिया है। नंबर एंटर कराने के बाद हम हमारे प्रोग्राम में आवश्यक जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हम डिफाइन कर लेंगे। एन हम ऑलरेडी पहले ही एंटर करा चुके हैं। अब हमारे पास जरूरत पड़ेगी किसकी, लूप वेरिएबल को की। तो एक लूप वेरिएबल हम लोगों ने आई ले लिया। और फिर उसके बाद अब जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको सम करने की, तो सम के लिए हमने एस इक्वल्स टू जीरो ले लिया है, ठीक है। अब एस इक्वल्स टू जीरो क्यों लिया है, क्योंकि जब हमारे पास कई सारी वैल्यू केवल एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं, तो उनको सम करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा जीरो डिफाइन करते हैं। जीरो इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि वेरिएबल की पहली वैल्यू हमारे एस के या जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसके अंदर आ जाए। क्यों, क्योंकि जीरो में आप किसी भी नंबर को जोड़िए तो वो नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो नंबर सेम टू सेम हम एस में पास कर देंगे। इसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब हमारी उसी फर्स्ट वैल्यूज में जुड़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम एस इक्वल टू जीरो लेते हैं। अब इसके बाद हमने लूप प्रोसेस किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लूप, अब इसमें हम फॉर लूप का प्रयोग करके बना रहे हैं प्रोग्राम। तो फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन आता है, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये तीनों ही पोर्शन लूप के, तीनों महत्वपूर्ण पोर्शन लूप के एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, और ये तीनों ही एक दूसरे से सेमी कॉलन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, अपना लूप प्रोसेस करते हैं। तो लूप, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही स्पेसिफिकेशन में प्रोग्राम बनाने से पहले, कि ये कहाँ से कहाँ तक रन होगा, आई से लेस देन एन तक। तो कब तक, जन की आई कितने से, वन से कब तक चलेगी आई की वैल्यू, जब तक कि आई की वैल्यू छोटी होती है कितने से, एन, एन जो कि हमारा नंबर है। और फिर हमें आई की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाना है, इसलिए हम लोगों ने आई प्लस प्लस दे दिया, यानी कि एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने यूज किया यहाँ पर। आई प्लस प्लस का मतलब होता है दोस्तों, आई की वैल्यू में हर बार एक बढ़ जुड़ता चला जाए। अब चूंकि हमें एक से अधिक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर यूज करना है, इसलिए हम फॉर लूप को करली ब्रेसेस से हम स्पेसिफाई करेंगे, राइट। आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये, यानी कि यहाँ से अपना लूप एंट्री स्टार्ट है, और ये लूप बाउंड्री है, यानी कि हम यहाँ से बाहर कब जाएंगे इस बाउंड्री से, जब ये कंडीशन
फॉल्स होगी। और इनके अंदर लिखा हुआ, इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ प्रत्येक वैल्यू या प्रत्येक स्टेटमेंट वो फॉर लूप की प्रॉपर्टी कहलाएगा, यानी कि फॉर लूप के इसके अंतर्गत आएगा, जो बॉडी ऑफ लूप कहलाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आई से लेस एन तक की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, वन से आई लेस एन तक की वैल्यू हमारे पास आई में आ चुकी है। तो यानी कि हम एन को डिवाइड करके देखेंगे आई से, लेकिन उसके लिए हम पहले कंडीशन लगाएं, इफ ठीक है, यदि एन मॉड्यूलस आई मतलब कि यदि एन को आई से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, जीरो। शेषफल जीरो बचेगा, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर आई से विभाजित होगा। और जब वो नंबर आई से विभाजित होगा, यानी कि आई में वो फैक्टर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे एस इक्वल टू एस प्लस आई। हम यहाँ पर एस इक्वल टू एस प्लस आई लिख देंगे। ठीक है। और चूंकि इसमें केवल सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इफ के साथ कर्ली ब्रेस नहीं लगाया। ठीक है। जब भी कोई भी स्टेटमेंट में अपने पास या किसी भी फंक्शन में या किसी भी कंडीशन में जब केवल एक ही स्टेटमेंट का यूज करना होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट बिना कर्ली ब्रेसेस के आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो दूसरा स्टेटमेंट इफ में काउंट नहीं होगा, वो इस लूप के अंदर चला जाएगा अपने आप। ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास जितने भी नंबर, सॉरी, जितने भी फैक्टर्स आए होंगे उनका सम हमारे पास एस में आ जाएगा। और जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, तो अंतिम जो एस की जो वैल्यू होगी, वो सभी का सम, सभी जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे उन सब का सम होगा, जब हम जैसे ही हम लूप में बाहर आ जाएंगे। और फिर हमने कहा था कि जब उन सभी का सम यदि हमारे नंबर के बराबर है, तो नंबर हमने किस में लिए था, एन में। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे फिर से, यदि यदि एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन के। एस मतलब क्या है, एस मतलब सभी फैक्टर्स का सम। ठीक है। और एन मतलब नंबर, यानी कि दोनों सभी फैक्टर्स का सम एस और नंबर बराबर है, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा नंबर होगा, परफेक्ट नंबर कहलाए। ठीक है। तो इसमें अपन करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ मैसेज लिख देंगे, द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। ओके। और एल्स, अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम एल्स में लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ मैसेज में लिख देंगे द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। ये दोस्तों हमारा परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। पहले हम इसको देखते हैं कि कहीं हमने इसमें कोई एरर तो नहीं की है, कोई भी सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर हमसे नहीं हुई तो नहीं हुई है। अगर कोई एरर होगी, तो कंपाइलर हमें शो करेगा कि कहाँ पर एरर है, वहां पर हम अपनी एरर को सुधार कर फिर से प्रोग्राम रन करके देखें। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी कोड विंडो को क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो हमारी जो क्लास आइकन है, वहां पर आते हैं बैक, और यानी कि ये डिजाइन विंडो कहलाती है हमारी। फिर हम यहाँ पर कंपाइल पर क्लिक करेंगे, चेक करने के लिए कि कहीं हमने जो इस प्रोजेक्ट में जो भी प्रोग्राम लिखा है हमने अपनी क्लास में, वो परफेक्ट है या नहीं, यानी कि वो सही है या नहीं। कंपाइल पर क्लिक किया, देखिए ये जो लाइंस थी वो लाइंस हट गई हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसमें रन करने के लिए हम यहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे, जो हमारे पास जो केस बना हुआ है जो हमारी क्लास का, यहाँ पर ले जाएंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद हम वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी देखो, जैसे ही हम लोगों ने ओके पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास रन विंडो ओपन हो गई है, यानी एग्जीक्यूशन विंडो। हमने यहाँ डाला नंबर 6, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो बताएगा वो 6 परफेक्ट नंबर है अथवा नहीं। ठीक है। अब 6 पहले हम चेक कर ले 6 परफेक्ट नंबर होता है कि नहीं। तो 6 का फैक्टर कितना होगा, 1 2 3, और 1 2 3 को आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने मैसेज आ गया है कि द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, मतलब 6 एक कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो
अगर आप इस मैसेज को मॉडिफाई करना चाहते हो तो हम इस मैसेज को यहाँ पर द नंबर की जगह हम वो नंबर को जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे पास 6 इज अ परफेक्ट नंबर, तो हम यहाँ पर उस नंबर को भी इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम ये डिस्प्ले? हम अपने कोड विंडो में वापस गए और हमारा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में जो हमने मैसेज दिया है, हम उसको यहाँ पर जैसे द नंबर है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, नंबर है, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे एस या एन की। ठीक है, तो चूंकि हम हमारे पास ना एन को कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम एन प्लस, बस एन प्लस इसमें लगा देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर लगा देंगे कि इसी प्रकार हम इधर लगा देंगे एन प्लस करके। तो ये हो जाएगा अपने पास एन, सॉरी, ये ब्रैकेट एन प्लस। ठीक है, और ये डबल इनवर्टेड कॉमा के बाद स्पेस दे देंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर के बाद हमारे पास मैसेज में गैप आना चाहिए। ठीक है, अब हम फिर से रन करके देखते हैं इसको। ठीक, फिर से करेंगे तो हमें जितनी बार हम अपडेशन करेंगे हमारे कोड में, उतनी ही बार हमें कंपाइल पर क्लिक करना होगा। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर नंबर पूछेगा हमसे। जैसे हमने चेक किया था 14 नंबर, तो 14 पे अपन देखेंगे 14 नंबर क्या नहीं होता है, हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, 14 नंबर परफेक्ट चेक करते हैं हम। 14 किस किस का होता है? 1 का, 2 का, 7 का। 1 और 2 और 7 का होता है। तो 1 + 2 कितना होता है? 9। 1 + 2 3, और 3 + 7 10। तो 10 14 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 14 क्या नहीं होगा? परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए 14 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। देखिए दोस्तों, आया मैसेज 14 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके, तो अब इसी प्रकार हम एक बार फिर से और देखते हैं। जैसे हमने 28 लिया था तो 28 हमारा परफेक्ट नंबर हो रहा था, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखा हमने 28 एंटर किया, देख सकते हो आप 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम के सिस्टम ने इसको किस तरह से प्रोसेस किया गया हो। ठीक है, मैं आपको पहले वीडियो से समझाता आ रहा हूं दोस्तों कि प्रोग्राम मेकिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक कि आप प्रोग्राम को खुद से रन करना नहीं जानते हो। सिस्टम तो आपको केवल आउटपुट दे देगा। अभी देखा आपके सामने मैंने नंबर डाला, उसने तुरंत आउटपुट दे दिया। लेकिन सिस्टम ने क्या हमें समझाया कि ये परफेक्ट नंबर ये आया तो कैसे आया, 14 उसका सम कैसे आया, वो मैं आपको अभी कोड के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने अपनी कोड विंडो को ओपन कर लिया है। कोड विंडो को ओपन करने के बाद हम इसके एडजस्ट कर देते हैं जिससे कि इसकी स्क्रीन और हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो दोनों साथ में चले, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं दोनों चीज़ों को साथ में लेकर। ओके दोस्तों, तो ये हम लोगों ने दोनों चीज़ों को साथ में रख लिया, हमारा कोड विंडो और हमारा आउटपुट विंडो को, एग्जीक्यूशन विंडो को। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब आप बस देखते जाइएगा, पूरा फोकस रखिएगा स्क्रीन पर, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा कि कैसे इस प्रोग्राम ने ये हमें बताया कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रोग्राम से हमने यहाँ पर देखा, आपने देखा यहाँ पर हम लोग आए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रोग्राम रन कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए आप, सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा हमसे एंटर एनी नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। क्या मैसेज है दोस्तों? एंटर एनी नंबर। तो नंबर डाल दिया, मान के चलो हमने, जैसे मान लीजिए यही ले लिया हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने लिया 28, सॉरी 28 नहीं, पहले 6 से शुरुआत कर। हम लोग हम लोगों ने कितना लिया? 6। तो हमने देखा 6, तो ये 6 किसके माध्यम से जाएगा बेटा? इस माध्यम से जाएगा। तो ये 6 किस में पास हो जाएगा? एन में। तो यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई है? 6। फिर हम यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे अभी आई की वैल्यू में कुछ नहीं मिली है, लेकिन एस की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है? 0। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 0। फिर यहाँ पर हम आएंगे,
लूप के नहीं, फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो हमें लूप मिलेगा। अब लूप में आप देख सकते हो हमने आई को इनिशियलाइज किया कितने से, 1 से, तो हम यहाँ पर देखेंगे आई कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, आई कितना हो गया हमारे पास, 1। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे आई की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। फिर हम जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई आई मतलब कितना है, 1। एन से, एन मतलब कितना है, 6। तो 1 6 से लेस है, तो 1 6 से लेस होता है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। और अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पर जाता है वो, नीचे जाएगा आपके स्टेटमेंट्स पर, लूप के अंदर स्टेटमेंट जो होगा वो भी। तो आप देख सकते हो हमें जैसे ही हम लूप के अंदर आए तो हमें एक फिर से इफ कंडीशन मिली। और इफ कंडीशन क्या चेक करिए, क्या एन, एन कितना है हमारे पास, 6। और आई आई कितना अपने पास, 1। तो 6 को 1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 बचेगा। यस दोस्तों, 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कीजिए, हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि प्रत्येक नंबर 1 से कैसा होता है, डिविजिबल होता है। इसका मतलब हमें हमेशा रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमारे पास इफ की ट्रू होगी, और इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर s इक्वल्स टू एस प्लस आई हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे s की वैल्यू कितनी है, तो s की इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा i की वैल्यू कितनी है, तो i की भी इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 1। तो हम देखेंगे जी एस प्लस आई मतलब 0 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। और ये किस में पास हो रहा है, ये s में पास हो रहा है। तो s की वैल्यू हमें बच्चों कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका मतलब हमारे पास s की नई वैल्यू कितनी होगी, अपडेटेड वैल्यू 1। फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तो लूप की बाउंड्री आ गई। तो यानी कि इस बाउंड्री से टकराकर वापस हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि हमारी स्टेप होगी इंक्रीमेंट। आई प्लस प्लस मतलब कि इंक्रीमेंट, यानी कि आई की वैल्यू को हम 1 से बढ़ा देंगे। तो जब आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो आई की वैल्यू कितनी थी, 1। तो 1 से बढ़ जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है दोस्तों, हमारी 2। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे यहाँ पर और चेक करेंगे, क्या आई मतलब कितना होता है, 2। लेस है एन, एन मतलब कितना होता है हमारे पास, 6। क्या 2 की वैल्यू 6 से छोटी, यानी कि 2 की वैल्यू 6 से लेस है, यस है, ऑब्वियसली है। तो हम वापस अपने पास यहाँ पर आए, वापस से हमें कहाँ पर गए, हम कंडीशन पर। क्या एन, एन मतलब कि 6 और आई मतलब 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 बचेगा, यस दोस्तों। 6 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एस इक्वल एस प्लस आई पर जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हमारी आई की वैल्यू और एस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। यानी एस हमारे पास कितना है, 2, सॉरी 1। और आई कितना हमारे पास, 2। तो एस प्लस, हाँ, अब आप देख सकते हो हमारे पास एस कितना है हमारे पास, 1। और आई कितना है, 2। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, 3। और वो किस में गया हमारे पास, एस में पास हो गया। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, नई वैल्यू 3। तो एस की नई वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी है। फिर वापस हम ये यहाँ से बाउंड्री से टकरा कर फिर आई प्लस प्लस पर जाएंगे। अब आई कितना था हमारे पास इस समय, 2। तो आई की वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस 1 कितनी हो चुकी है हमारे पास, आई की वैल्यू 3। ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी है। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई मीन्स 3, एन मीन्स 6 को, तो क्या 3 6 से लेस है, यस, 3 6 से लेस होता है। तो लेस होता है तो कंडीशन ट्रू है हमारी। फिर हम यहाँ पर आए, फिर क्या मिला हमें, इफ एन मॉड्यूलस आई, यानी कि एन को आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा या नहीं। अब एन कितना अपने पास, 6। और आई कितना हो चुका है, 3। तो 6 डिवाइड बाय 3 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। यस, वी गॉट द रिमाइंडर 0 ना। जब भी हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 6 का मल्टीपल होता है, सॉरी 6 3 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब 2 into 3, यानी कि 6 के फैक्टर्स में 2 और 3 दोनों ही आते हैं, कि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमारे पास फिर से ट्रू होगी और फिर से ट्रू होगी। तो फिर यहाँ पर आएंगे हम, तो एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। अब एस कितना हमारे पास, देख सकते हो आप, एस हमारे पास 3 हो चुका है और आई भी कितना है, 3।
तो 3 + 3 कितना हुआ है दोस्तों, 6। तो एस की नई वैल्यू हमारे पास जो कि किस में जाएगा, एस में, तो एस की नई वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम वापस यहाँ से टकरा कर अब आगे जाएंगे, तो आई की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4। फिर हम चेक करेंगे क्या आई लेस है एन। ठीक है, आई मतलब 4 और एन मतलब 6। तो क्या 4 लेस है 6 से, यस है, कंडीशन ट्रू। फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर चेक करेंगे क्या एन को आई से, यानी कि 6 को 4 से डिवाइड करो, तो 6 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि कंडीशन होगी इफ की फॉल्स। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो वो एस इक्वल एस प्लस आई पर नहीं जाएगा, बल्कि लूप की बाउंड्री पर जाएगा, और यहाँ से वो वापस रिटर्न हो जाएगा, कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस पर आ जाएगा। अभी आई कितना था हमारे पास, 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। आई की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या, आई मीन्स 5 लेस है एन, एन मतलब 6 से, यानी कि 5 लेस है 6 से, यस है, यस है, तो फिर से हम आए और फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो इस बार कंडीशन वो जो फिर से चेक करेगा, तो एन कितना हमारे पास 6 और आई कितना है 5। इसका मतलब क्या 6 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो फिर ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो लूप की बाउंड्री पर जाएगा, और यहाँ से टकरा कर वापस पहुंच जाएगा आई प्लस प्लस। तो आई कितना था दोस्तों हमारा, 5। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। इस बार आई की वैल्यू हमारी हटकर 6 हो चुकी है, सॉरी बढ़कर 6 हो चुकी है। फिर यहाँ से हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई, आई मतलब इस बार आई भी हमारा कितना है, देख सकते हो आप, इस बार आप देख सकते हो कि आई भी हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, और एन भी कितना है, 6। अब यहाँ पर हमने कंडीशन जो ली है कि आई एन से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 6 तो 6 से छोटा होता नहीं है। तो 6 से छोटा नहीं होगा तो कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप के बाहर आएंगे। तो आप देख सकते हो ये लूप की बाउंड्री थी, कंडीशन फॉल्स होने पर इस बाउंड्री के जस्ट नीचे आएंगे हम। तो जैसे ही हम नीचे आए तो हमने कंडीशन देखी, फिर से एक कंडीशन मिली हमें, क्या एस बराबर एन है, एस इक्वल इक्वल टू एन। तो एस बराबर है एन के, तो देखते हैं एस की वैल्यू कितनी थी दोस्तों हमारे पास, 6। ठीक है, और एन की वैल्यू भी कितनी थी हमारे पास, 6। ठीक है, तो एस बराबर एन, यानी कि एस और एन दोनों की वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी कि इफ की कंडीशन ट्रू होगी। जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, एन इज अ परफेक्ट नंबर। अब एन कितना अपने पास, 6, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट विंडो ऑलरेडी अभी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नंबर क्या लिया था, एन तक, एन नंबर 6। और अभी हमने प्रोसेस से ये पता किया है कि 6 कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 के सभी फैक्टर्स 1, 2 और 3, ठीक है, 6 के 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों का योग कितना होता है, 6 होता है। इन तीनों का सम 6 होता है, इसलिए, और 6 ही हमने नंबर लिया तो इसलिए, तो सम यानी कि नंबर 6 और उसका उनका फैक्टर्स का सम भी 6 है, दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए 6 उसने क्या दिया था, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। राइट है, देखिए क्लियर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे मेरे प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उसमें और भी अधिक सुधार करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को और भी अधिक समझ में आए, ये पूरी पूरी मेरे से कोशिश रहेगी। ओके दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ भी ज्ञान मुझसे प्राप्त हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट में हमेशा बताया कीजिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ, और मैं कैसे और उसे अच्छी तरीके से सही कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा जो है मेरा जो मेन मोटिव है यूट्यूब पर वीडियो डालने का, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि आप लोगों तक और भी अधिक अच्छे से अच्छे नॉलेज, अच्छे से अच्छी चीज़ों को पहुंचाना है, जिससे कि आप लोग भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर पाएं। ठीक है, आजकल मैंने देखा है कि ये सेम प्रोसेस जो है BCA MSc स्टूडेंट्स में, खुद दोस्तों BCA और MSc हूँ,
मैंने खुद ने एज अ स्टूडेंट ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, और पिछले 20 सालों से लगभग मैं कॉलेजों में और स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनकी वैल्यू क्या है। और आज भी ये आपके बीटेक इंजीनियर्स में भी ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। फाउंडेशन जो कोर्सेज होते हैं, उनके जो बेस जो कोर प्रोग्रामिंग जो होती है, उनमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस इस समय आईसीएसई बोर्ड जितने भी स्टूडेंट के पास कंप्यूटर जो लेते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट को चुनते हैं, उनके पास भी ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड की दृष्टि से, 10th क्लास बोर्ड की दृष्टि से। इसलिए वो भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और वीडियो पसंद आने पर मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा ये वीडियो और भी बच्चों तक, और भी स्टूडेंट्स तक, और भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकें। कैसे प्रोग्राम रन होता है, किस तरह से वर्क करता है, सिस्टम पर कैसे बनाते हैं, ठीक है, कॉपी पर उसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, लॉजिक कैसे तैयार करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि आपको लगती है कि वीडियो में ये सुधार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं। मैं उस सुधार को पूरा करने की 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, और सत श्री अकाल, जो भी बोलते हैं आप। ओके, गुड नाइट, और जय सिया राम।